अभी अभी हम लोगों ने स्वकीया नायिका का भेद शुरू किया था। हम याचना करता हूं बच्चों आपसे, और आगे बढ़ते हैं हम। तो स्वकीया नायिका के लक्षण में शील और आर्जव की बात आई थी। वह शीलवती होती है, आर्जव युक्त होती है, ये दो बातें बताई गई हैं। तो बच्चों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है कि शील क्या है, तो मैंने समझाया अभी। शील का मतलब है शोभन आचरण, सुंदर आचरण। और सुंदर आचरण क्या है? सुंदर आचरण भी अपने आप में विशेषण मात्र है, यहाँ तो कोई खास बात नहीं। तो इसीलिए धनिक उसका विवेचन करते हैं। शीलम सुव्रतम पतिव्रता अकुटिला लज्जावती पुरुषोपचार निपुणा श्रिया नायिका भवती। अर्थात दूसरा अकुटिल है, जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता नाम की चीज नहीं है, जो चालें नहीं चलती हैं। और लज्जावती, जिसमें लज्जा, नारियों का लज्जा स्वाभाविक गुण माना गया है, इसलिए स्वकीय नायिका में लज्जा स्वाभाविक गुण होता है। और पुरुषोपचार निपुण, पुरुष के उपचार में अर्थात अपने पति के उपचार का मतलब है सेवा। तो सेवा में जो निपुण है वह स्वकीय नायिका होती है। और मैंने अभी रामचंद्र और गुणचंद्र के बारे में बता रहा था कि वे उसका लक्षण करते हैं थोड़ा अंतर करके साथ, लेकिन सुंदर लक्षण है, इसलिए उसको हमें जानना चाहिए। वे लक्षण करते हैं सामान गुणशीलेन ये नोढ़ा वहनि साक्षिकम सा स्वीया। अब इसका अर्थ है समान कुल और समान शील, समान कुल एक जैसा कुल, वंश परंपरा। और शील का मतलब है आचरण वाले, व्यवहार वाले परिवार। ये न जिसके साथ ओढ़ा, विवाहित, ओढ़ा का मतलब विवाह करना, विवाहित। वहनि साक्षी, कैसे? अग्नि को साक्षी बना करके किया गया है, वह नायिका स्वीया कहलाती है। सा स्वीया भवती, भाव प्रकाशकार का तात्पर्य है। अर्थात जिस नायिका का विवाह समान कुल और शील वाले पुरुष से होता है, उस नायिका को स्वीया नायिका कहते हैं। भुज आचार्य हुए हैं जिन्होंने श्रृंगार प्रकाश की रचना की है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो वहां पर भोजराज भी एक अलग तरह से परिभाषा देते हैं, हमें उस परिभाषा को भी जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वो कहते हैं संपत्तौ च विपत्तौ च मरणे या न मुंचति सा स्वीया ताम प्रति प्रेम जायते पुण्यकारिणी। प्रिय विद्यार्थी को लिखना चाहते हैं, वे इसको लिख लें, मैं उच्चारण कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें। संपत्तौ च विपत्तौ च मरणे या न मुंचति सा स्वीया ताम प्रति प्रेम जायते पुण्यकारिणी। अब इसका तात्पर्य क्या है? वे कहते हैं कि जो वह नायिका, जो स्वीया नायिका है, संपत्ति और विपत्ति में, दोनों परिस्थितियों में, सुख और दुख में, और मृत्यु की स्थिति में भी नायक का परित्याग नहीं करती है। नायक का परित्याग करने वाली नहीं होती है, न मुंचती। ऐसी स्वीया नायिका पुण्यकारिणः जायते, ऐसी स्वीया नायिका के प्रेम को कौन पाता है? पुण्यकारिणः, जो पुण्य करता है, अच्छा कर्म करता है, वही व्यक्ति पाता है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो नई बातें नहीं है कोई, केवल पतिव्रत धर्म का ही विवेचन किया गया है। जो पतिव्रता है वह स्वीया नायिका कहलाती है। ये क्लियर हो गया मेरे समझ से? तो हमने रामचंद्र गुणचंद्र का लक्षण देख लिया, और हमने भोजराज का लक्षण देख लिया, दसूपकार का लक्षण देख लिया स्वीया नायिका के संदर्भ में। अब स्वीया नायिका के भेद कितने हैं? तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, मुग्धा मध्या प्रगल्भेति। 3 भेद हो गए, नाम से ही पता चल गया। मुग्धा मध्या प्रगल्भा इति, स्वीया नायिका के 3 भेद हो गए। कौन कौन से 3 भेद? पुनः स्मरण कीजिए, याद कीजिए। मुग्धा मध्या प्रगल्भा,
इति। और इसमें सबके जो है ना शीलवती का लक्षण उदाहरण दिया गया है। इसी तरह से आर्जव का उदाहरण दिया गया है श्लोकों के माध्यम से। तो इस पर हमें नहीं जाना है, बहुत सारे श्लोक हो सकते हैं। यहाँ एक एक श्लोक लिखा है किस तरह उनमें शीलवती का आचरण है, किस तरह लज्जावती का आचरण है, किस तरह का आर्जव का आचरण करती हैं वो नायिकाएं। तो इसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, अगली कारिका में आ जाते हैं जहाँ मुग्धा नायिका का लक्षण है। मुग्धा नायिका कौन है? अभी हमने चर्चा की स्वीया नायिका के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। तो इसमें हम मुग्धा नायिका के बारे में आते हैं। दश रूपकार और नाट्य शास्त्र के दूसरे आचार्य क्या कहते हैं? तो कहते हैं मुग्धा नववयः कामा रतौ वामा मृदुः क्रुधिः। पुनः उच्चारण पे ध्यान दीजिए। जिनके पास पुस्तक है वो विद्यार्थी पुस्तक में देखे, मेरे साथ पढ़े, उच्चारण को भी ठीक करें। मुग्धा नववयः कामा, मुग्धा नववयः कामा रतौ वामा मृदुः क्रुधि। अब हम देखते हैं इसमें कहा क्या जा रहा है। तो मुग्धा तो जिसका लक्षण किया जाता है उसके लिए आया है, उस नायिका के लिए आया है। मुग्धा नायिका का भवती, तो कहते हैं नव वयः, जिसकी अवस्था नवीन है। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। बाल्यावस्था, 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो उनमें से बाल्यावस्था के बाद युवा अवस्था का जो प्रारंभ काल होता है उस काल को यहाँ नववयः कहा गया है। नवीन वय, नूतन वय, अर्थात अभी अभी जिस नायिका के वय में युवापन का प्रवेश हुआ है वह नव वय है। फिर क्या कहा? नवः कामा, काम के संदर्भ में, यहाँ काम से मतलब है श्रृंगारिक चेष्टाएं। तो श्रृंगारिक चेष्टाओं के मामले में भी जो नवः है, जो नूतन है, नवीन है। और तीसरी विशेषता क्या है? रतौ वामा, रति का ही मतलब है श्रृंगारिक चेष्टाएं ही है। तो श्रृंगारिक चेष्टाओं में जो वामा है, वामा का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, अनिच्छुक। और मृदु क्रुधि, क्रुधि क्रोध, क्रोध में भी मृदु। इसका क्या मतलब हुआ? गुस्सा तो करे लेकिन जिसको बड़ी आसानी से मनाया जा सके, मनाने में कठिनाई नहीं हो, सरलता से सहज भाव से मना सके हम, उसको हम मृदु क्रोधी कहते हैं। क्रोध में भी जो मृदु बनी रहे। तो इस तरह हम क्या पाते हैं कि 10 रूपकार मुग्धा नायिका के बारे में कितनी विशेषताएं बताते हैं? तो मुग्धा नायिका के बारे में 4 विशेषताएं बताते हैं। ये 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नववयः, नवकामा, रतौ वामा, मृदुः क्रुधी। ये 4 विशेषताएं हैं। पुनः इन विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। वो कौन सी 4 विशेषताएं हैं मुग्धा नायिका की? नववयः, नवीन वय। दूसरी विशेषता क्या है? नवः कामा, जो श्रृंगारिक चेष्टाओं के मामले में नवीन है। कामा रतौ वामा, जो श्रृंगारिक चेष्टाओं में विपरीत है, अनिच्छुक है। और अंतिम विशेषण क्या दिया है 10 रूपकार ने? मृदुः क्रुधिः, जो क्रोध में भी सरल रहे। अर्थात क्रोध में तो कोई सरल नहीं हो सकता, तो यहाँ क्रोध में सरल रहना कहने का मतलब है कि उसको आसानी से मनाया जा सकता है। 4 विशेषण हैं। इसी बात को अवलोककार धनिक क्या कहते हैं वो देख लीजिए। कारिका के नीचे वृत्ति दी गई है। प्रथम अवतीर्ण तारुण्य मन मथा, रमणे वामशीला, सुखोपाय प्रसादना, मुग्ध नायिका भवती। कैसे देखिए, प्रथमावतीर्ण तारुण्य मन मथा,
क्या अर्थ लगेगा इसका? प्रथम अवतीर्ण, तो प्रथम बार, पहली बार, या अभी अभी अवतीर्ण हुआ है जिसमें क्या? तारुण्य, तारुण्य का, युवापन का, युवावस्था का अभी अभी प्रवेश हुआ है। दूसरी विशेषता क्या है? प्रथम अवतीर्ण मनमथा, मनमत, मनमत कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव का प्रवेश भी अभी अभी हुआ है, नूतन हुआ है। रमणे वामशीला, रमण का अर्थ यहाँ श्रृंगारिक चेष्टाएं हैं, तो जो श्रृंगारिक चेष्टाओं में वामशिला है, विपरीत है, और सुखोपाय प्रसादना, सुख पूर्वक जिसको प्रसादित किया जा सके वह सुखोपाय प्रसादना है। इसी के लिए आया है मृदुः क्रोधी, अर्थात क्रोध करने पर आसानी से मनाया जा सके, वह मुग्धा नायिका है। तो यह 10 रूपकार का मुग्धा नायिका का विवेचन है। इनको आप लोग समझ गए होंगे मेरे समझ से। आइए एक दो और आचार्यों के मतों की हम चर्चा कर लेते हैं कि वे क्या कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ पर हम पहुंचते हैं। साहित्य दर्पणकार को देखिए वे क्या कहते हैं। तो साहित्य दर्पणकार मुग्धा नायिका की जो 5 विशेषताएं बताए हैं उनको देखिए क्या है। ये 5 विशेषताएं हैं। प्रथमावतीर्ण यौवना, ये आप समझ चुके हैं, अभी अभी इसकी चर्चा हुई है कि प्रथम अवतीर्ण, युवा अवस्था, यौवना। फिर कहते हैं, ये 10 रूपकार ने भी कहा है, वो भी कह रहे हैं। दूसरा विशेषण देते हैं वो प्रथमावतीर्ण मदन विकारा, 10 रूपकार भी यही बात कहते हैं, यहाँ केवल शब्दावली बदल दी गई है। प्रथमावतीर्ण मदन विकारा, अभी अभी मदन का विकार, कामदेव का विकार उत्पन्न हुआ है, काम कला का आविर्भाव अभी अभी हुआ है। तो ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता भी एज इट इज ले लेते हैं, रतिवामा, 10 रूपकार भी तो यही कहते हैं, रतौ वामा, ये भी कहते हैं रतिवामा, रति में झिझकने और संकोच करने वाले। और चौथा विशेषण क्या दिया है 10 रूपकार ने? मृदु क्रोधी, ये कहते हैं मान मृदु, जो मान के मामले में सरल है, जो लंबे समय तक गुस्से में न रहने वाली है, जल्दी मान जाती है, वह मान मृदु है। एक विशेषण 10 रूपकार से ज्यादा देते हैं साहित्य दर्पणकार, वो कौन सा विशेषण है? समधिक लज्जावती, समधिक बहुत अधिक, समधिक का क्या मतलब है? बहुत अधिक, लज्जावती लज्जा करने वाली होती है वह नायिका। अब इसको कारिका में आप देख लीजिए, यदि आप देखना चाहते हैं। जिन बच्चों के घर में साहित्य दर्पण की पुस्तक होगी वे षष्ठ तृतीय परिच्छेद का 58 कारिका देखें, तो वहां ये पांचों के पांचों विशेषण मिल जाएंगे। मैं आपके लिए उसका पाठ भी कर दे रहा हूं। प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकारारत वामा, कथित मृदुश्च माने, समधिक लज्जावती मुग्धा। पुनः सुनिए। प्रथमावतीर्ण यौवन मदन विकारा रतौ वामा, कथित मृदुश्च माने, समधिक लज्जावती मुग्धा। साहित्य दर्पण, यहाँ बात कही गई है, तो इनमें कोई खास अंतर नहीं है। जो 10 रूपकार कहते हैं वही बात साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ भी करते हैं। तो यह विशेषण लक्षण किसका हुआ? मुग्धा नायिका का। अब हम दूसरे भेद पर चले। स्वकीया नायिका का दूसरा भेद क्या है? मध्या। मध्या पर आ जाइए। मध्या के बारे में 10 रूपकार क्या कहते हैं उस पर विचार कीजिए। मध्या का लक्षण है, आगे बढ़िए, कारिका 16 में आ जाइए। कारिका 16 में कहते अथ मध्या, मध्या। अब मध्या की चर्चा करते हैं। मध्योद्यौवनांगना मोहांत सुरत क्षमा। फिर से उच्चारण पे ध्यान दीजिए बच्चों। मध्योद्य यौवनांगना मोहांत सूरत क्षमा भवती मध्या नायिका। फिर आइए। मध्योद्य यौवनांगा
मद्युद्य यौवनानंगा मोहांत सुरक्षमा भवती मध्या नायिका। इसका क्या मतलब निकला? जिसमें अभी हमने मुग्धा के बारे में पढ़ा और मुग्धा के बाद हम अब मध्या पर आए हैं। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ वय के हिसाब से एक तरह से वय को दृष्टि में रख करके यह भेद किया है दश रूपकार ने। और वहाँ वहाँ पर मुग्धा नायिका में अभी प्रथम यौवन का अवतार हुआ है, कामदेव का अवतार अभी हुआ है प्रथम बार, या अभी अभी हुआ है, यहाँ हो चुका है। बस यही अंतर है। मध्या नायिका में कामदेव का आविर्भाव हो चुका है, उसमें नव यौवन का संचार हो चुका है, वह मध्या नायिका है। तो इसीलिए कहते हैं मध्यः मध्यः मध्योद यद यौवन यौवन आनंगा, जिसका संप्राप्त तारुण्य कामा, मतलब जो तारुण्य और काम भाव दोनों को प्राप्त कर लिया है, वह मध्या नायिका है। मोहांतर सुरत सुरत क्षमा मूर्छा पर्यंत, जो श्रृंगारिक चेष्टाओं में संलग्न रह सके उसको मध्या नायिका कहते हैं। दश रूपकार। अब दूसरे आचार्य के क्या कहते हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ पर आइए, आचार्य विश्वनाथ क्या कह रहे हैं साहित्य दर्पण में? तो वे कहते हैं मध्या विचित्र सुरता, मध्या विचित्र सुरता प्ररूढ़ स्मर यौवना ईसत प्रगल्भ वचना मध्यम व्रीडिता मता। यहाँ पर भी आप साहित्य दर्पण को देखिए, साहित्य दर्पण का तृतीय परिच्छेद निकालिए और श्लोक संख्या 59 पर चले जाइए, 59 पर चले जाइए, तो आपको काफी कुछ वहां दिख जाएगा। फिर आइए कारिका को, साहित्य दर्पण की कारिका को दोबारा से हम पढ़ें। मध्या विचित्र सुरता प्ररूढ़ स्मर यौवना ईशत प्रगल्भ वचना मध्यम ब्लीरिता मता। क्या कहा गया? मध्या नायिका के यहाँ 5 विशेषण बताए गए। जैसे साहित्य दर्पणकार ने मुग्धा नायिका के 5 विशेषण बताए थे, उसी प्रकार यहाँ पर साहित्य दर्पणकार मध्या नायिका के भी 5 विशेषण बताते हैं। वे क्या क्या हैं? तो विचित्र सुरता, प्ररूढ़ स्मर, प्ररूढ़ यौवना, ईषत प्रगल्भ वचना और मध्यम ब्रीरिता। पुनः इसको देखिए, पहला विशेषण क्या है साहित्य दर्पणकार के अनुसार? विचित्र सुरता। दूसरा विशेषण क्या है? प्ररूढ़। तीसरा विशेषण क्या है? प्ररूढ़ यौवना। चौथा विशेषण क्या है? ईषत प्रगल्भ वचना। और पांचवा विशेषण क्या है? मध्यम प्रीरिता। ये 5 विशेषण हैं साहित्य दर्पणकार मध्या नायिका के। अब इसका तात्पर्य क्या है उसको समझ लीजिए। विचित्र सुरता क्या क्या मतलब है? मध्यम नायिका रंग बिरंगी श्रृंगारिक चेष्टाओं में प्रवीण होती है। सिंपल सा आपने लगा लीजिए। दूसरा विशेषण क्या है उसका? प्ररूढ़ स्मरा, अर्थात मध्या नायिका में काम पिपासा बढ़ी हुई होती है, काम भावना बढ़ी हुई होती है। प्ररूढ़ यौवना में यौवन पूर्णता की तरफ होता है, पूर्ण उभार पर होता है। ईसत प्रगल्भ वचना का मतलब है प्रेमालाप में आनंद उठाने वाली। और मध्यम वरीयता का अर्थ है अधिक लज्जा न करने वाली। जो नायिका अधिक लज्जा नहीं करती है वह मध्या हुई। तो हम क्या पाते हैं कि मध्या नायिका में जो विशेषण बताए गए हैं वह मुग्धा नायिका के उल्टे हैं। मुग्धा नायिका में जो विशेषण बताए गए थे उन विशेषणों का टोटली उल्टा
मध्या नायिका में पाया जाता है। तो हो गया मुग्धा और मध्या, दो भेद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे आ जाते हैं मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। प्रगल्भा पर आ जाइए। प्रगल्भा नायिका के बारे में हम पहुंच जाते हैं। मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। प्रगल्भा नायिका कौन सी होती है, वह यहाँ आपको मैं अभी, पहले मुग्धा के भेद पर आ जाइए। मुग्धा के भेद कितने हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं 17वीं कारिका में आ जाइए। 10 रूपक में 17वीं कारिका निकाल लीजिए और यहाँ आ जाइए। अथास्य मान वृत्ति ही। अब इस मुग्धा नायिका के, मध्या नायिका के मान वृत्ति के बारे में हम जाते हैं। धीरा सोत प्रास वक्रोक्त्या मध्याशाश्रु कृतागसम छेद एत दयितम उपाद धीरा पौरुषाक्षरम। फिर से आइए, दोबारा इसको समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। धीरा सूत प्रवास प्रास वक्रोक्त्या, सूत प्रास, उच्चारण पे ध्यान देना है। धीरा सूत प्रास वक्रोक्त्या मध्या साश्रुकृतागसम खेद एत दयितम उपाद अधीरा परुषाक्षरम। तो यहाँ पर मध्या नायिका की जो मान वृत्तियां हैं, मान वृत्तियां वह 3 बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? धीरा, जो भेद बताया जाएगा आगे आपको, संपूर्ण भेद जब मैं बताऊंगा नायिका के कितने प्रकार होते हैं, 384 प्रकार होते हैं, तो इनमें बातें आएगी धीरा। दूसरा अधीरा, और तीसरा हो गया धीरा धीरा। धीर शब्द से ही तीनों ही बता है, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। मतलब जिसमें धीरता भी हो और अधीरता भी हो, वह धीरा धीरा नायिका होगी। ये ध्यान दीजिए, ये जो मैं धीरा, अधीरा और धीरा धीरा आपको बता रहा हूँ, यह मुग्धा नायिका में नहीं होती। तो नहीं होती क्योंकि उसके लक्षण में बताया गया है कि वह शील और आर्जव से युक्त होती है। तो इसलिए वहां पर शील और आर्जव जहां पर होगा, वहां धीरता अधीरता नाम का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो इसलिए वहां नहीं होगा। ये मान वृत्तियां मध्या नायिका में होंगी, और आगे जब हम प्रगल्भा नायिका को पढ़ेंगे तब ये मान वृत्तियां हमें देखने को वहां पर मिलेंगी। तो आ जाइए, अब देखते हैं ये तीनों क्या क्या है। धीरा, अधीरा, तो जो नायिका अपराधी प्रिय को सोत प्रास, धीरा सोत प्रास वक्रोक्त्या। सोत प्रास का क्या मतलब है? सा उत्प्रास, संधि विच्छेद कर लीजिए। उत्प्रास कहते हैं ताने को। किसको कहते हैं? ताने को, ताना मारना। तो जो नायिका वक्रोक्त्या, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का क्या मतलब है? उल्टी उक्ति, मतलब उल्टी वाणी, उल्टा कथन। तो जो उल्टे प्रकार से विपरीत वचन कह करके ताना मारे, किसको? नायक को। ताना मारने का काम तो नायक को ही किया जाएगा ना। तो जो उल्टे प्रकार से वक्रोक्तिपूर्ण वचनों से नायक को ताना मारने का काम करती है, वह नायिका धीरा कहलाती है। और जो धीरा मध्या, ठीक है। सा सुकृतागसम खेदएत दयितम कोपात अधीरा। अब यहाँ धीरा के बाद में सीधे अधीरा का विशेषण दिया गया। अधीरा कौन सी नायिका है? तो कहते हैं कोपात, कोप के साथ, दयितम खेदएत, अपने, दयित कहते हैं नायक को या पति को, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जो कोप के साथ में जो नायिका
कोप के साथ में अपने दैत्य को पुरुषाक्षरम, परुषाक्षरम, पुरुष नहीं, परुषाक्षरम, अक्षर शब्द का अर्थ है यहाँ पे अक्षर शब्द, और परुष मतलब कठोर, तो कठोर पूर्ण, कठोरता पूर्ण या कठोर वाणी का प्रयोग करे उसको अधीरा कहते हैं। तो क्या हुआ, जो कोप के साथ अश्रुपूर्वक कठोर शब्दों का प्रयोग करे, कोपाद अधीरा परुषाक्षरम, जो कोप के कारण कठोर वचनों का प्रयोग करती है वह नायिका अधीरा हो गई। और धीरा धीरा कौन सी हुई, मध्या। यहाँ मध्या का मतलब है बीच वाली, बीच वाली का क्या मतलब है, धीरा और धीरा दोनों जिसमें है, धीरा के भी गुण है जिसमें और अधीरा के भी गुण जिसमें है वो मध्या है, मतलब धीरा धीरा, उस नायिका को मध्या कहते हैं। तो वो कैसी होती है, तो कहते हैं वह शासु कृतागसम, कृतागसम का मतलब भी ताने मारना होता है, और इसमें क्या बढ़ जाता, अश्रु के साथ में आंसू बहाते हुए जो ताने मारे, जो धीरा के लक्षण भी आ गए इसमें, ताने मारना और क्रोध करना अधीरा के भी। तो जो वक्रोक्तिपूर्ण वचनों से, अश्रुपूर्ण चेहरे से नायक को ताना मारे वह धीरा अधीरा नायिका हो गई। तो पुनः हमारे 3 मान वृत्तियां हो गई। इन 3 मान वृत्तियों को आप मध्या नायिका के भेद भी कहेंगे, भेद है ही, ये भेद के रूप में ही इनकी गणना की जाती है। तो धीरा कौन सी हो गई, जो वक्रोक्तिपूर्ण वचनों से नायक को ताना मारे वह धीरा। अधीरा कौन हो गई, जो क्रोध के साथ कठोर वचनों का प्रयोग करे वह अधीरा हो गई। और धीरा अधीरा क्या हो गई, जो अश्रुपूर्ण आंसू भी बहा रही है और नायक के ऊपर क्रोध भी प्रकट कर रही है, वह धीरा अधीरा नायिका कहलाती है। तो इस तरह हम क्या पाते हैं कि मध्य नायिका की 3 मान वृत्तियां हैं, मध्या नायिका के 3 प्रकार हैं, धीरा अधीरा धीरा धीरा। हमारी पुस्तक में तीनों का लक्षण भी दिया गया, आप दे सकते हैं। मध्या धीरा कृतपराधम प्रिय श्रुत सूत प्रास प्रास वक्रोक्त्या खेदयेत। मध्या धीरा जो है, अधीरा धीरा अपराध किए हुए प्रिय पर ताने मार रही है वक्रोक्ति के साथ। इसका उदाहरण न खलु वयमुष्य दान योग्या वाला श्लोक है, इसका अर्थ आप लोग देख लीजिएगा, काफी समय लग जाएगा। धीरा धीरा का है तो आंसू बहाते हुए ताने मार रही है, धीरा धीरा साश्रु सोत प्रास वक्रोक्त्या खेदयेत, गुस्सा भी कर रही है, आंसू भी बहा रही है, ताने ही मार रही है। और शास्तु परुषाक्षरम अधीरा का भी दिया गया है, यातु किमनेन तिष्ठता श्लोक। तो यह मध्या के 3 प्रकार हो जाते हैं। इस मध्या के बाद में हम आ जाते हैं जो प्रगल्भा है नायिका के। हमने स्वकीय नायिका के 3 भेद हमने देखा था, मुग्धा मध्या प्रगल्भा। मुग्धा हो गया, मुग्धा का कोई भेद नहीं है। मध्या के 3 भेद हो गए, कौन कौन से 3 भेद हुए मध्या के, मध्या के 3 में धीरा अधीरा धीरा धीरा, ये 3 भेद हो गए मध्या नायिका के। अब हम आ जाते हैं प्रगल्भा। प्रगल्भा के भी 3 भेद हम पाएंगे वहीं, धीरा अधीरा धीरा धीरा। लेकिन उससे पहले हम प्रगल्भा के लक्षण को समझ लेते हैं। आनंद आचार्य दशरूपकार धनंजय क्या लक्षण करते हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं बताते। कारिका 18 पे पहुंच जाए विद्यार्थी, जिनके पास किताब है वे छात्र कारिका 18 पर पहुंच जाएं। यौवनांधा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयितांके विलीयमाने वानंदाद रतारंभे अप्यचेतना। कारिका मिल गई आप लोगों को, तो देखिए पुनः दोबारा मैं उच्चारण कर रहा हूं, उस उच्चारण पर ध्यान दीजिए। यौवनांधा, यौवनांधा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा
दयितांके विलीयमाने वानंदात रतारंभे अप्यचेतना। यह विशेषण है, यह लक्षण है प्रगल्भा नायिका का। पुनः आइए एक बार प्रगल्भा नायिका का जो लक्षण है उसका हम पाठ करते हैं, ध्यान से देखिए। यौवनांधा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयितांके विलीयमाने वानंदात रतारंभे अप्यचेतना। अब इनको हम अलग करके पढ़ते हैं, आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। यौवनांधा, जो यौवन के मद के कारण अंधी हुई सी है। मतलब अब यहाँ पर अंध शब्द जो है ना लक्षणा से प्रयोग किया गया है, इसका मतलब अंधा नहीं लेना है। इसका मतलब है जिसमें युवापन, युवा की मैंने बताई थी ना 3 अवस्थाएं हैं। एक प्रारंभ की अवस्था, जब युवा अवस्था बालकों के शरीर में, बालिकाओं के शरीर में प्रविष्ट करती है। एक बीच की अवस्था होती है जब पूर्ण उभार होता है अवस्था का, और एक है अवसान की तरफ जाने वाला अंतिम काल युवावस्था का। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो यौवन के कारण, जो जिसको पूर्ण युवापन की अवस्था में जो नायिका आ गई है, यहाँ मतलब है यौवनांधा, पूर्ण युवती, स्मरोन्मत्ता, स्मर से उत्पन्न, स्मर कहते हैं यहाँ पे काम, यहाँ काम से मतलब पुनः श्रृंगारिक चेष्टा। तो जो श्रृंगारिक चेष्टाओं में, रति क्रीड़ा में उन्मत्त हो, उन्मत्त का मतलब है पूर्ण रूप से जिसको परिपूर्ण हो, जो परिपक्व हो इसमें, वह स्मरोन्मत्ता हुई। प्रगल्भा जिसका हम लक्षण कर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। नायिका का नाम है दयितांके। दयितांके का मतलब है प्रिय के अंक में, दयित कहते हैं प्रिय को, और अंक का मतलब है अंग। तो अंके, अपने प्रिय के अंक में, विलीयमाने, ऐसा लगता है कि प्रविष्ट हो जाती है, प्रविष्ट होती हुई सी, और आनंदात, आनंद के कारण, रतारंभे अपि अचेतना, संधि विच्छेद कीजिए तो क्या बनेगा, रतारंभे, रति के आरंभ में ही आनंद के कारण वह अचेतन हो जाती है। तो ऐसी नायिका को प्रगल्भा नायिका कहते हैं। आपकी पुस्तकों में सबका लक्षण उदाहरण दिया है श्लोकों के माध्यम से कि किस तरह यौवनांध है, अर्थात गाढ़ यौवन में पहुंची हुई है। तो इन सब उदाहरणों को आप सभी पढ़ लेंगे, इन पर श्लोक और श्लोक का अर्थ और विवेचन करने में काफी समय लगेगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं कारिका 19 पर, जहां प्रगल्भा नायिका की मान वृत्तियां या क्रोध की चेष्टाओं की बात की गई है। यहाँ मान वृत्तियां वही हैं, नाम वही हैं जो मुग्धा मध्या नायिका के हैं। कौन कौन से हैं, स्मरण होगा विद्यार्थियों को, मैं पुनः स्मरण दिला दे रहा हूं, अभी हमने उसको पढ़ा है। वह है धीरा, अधीरा, धीरा, अधीरा, 3 प्रकार के। तो यहाँ भी प्रगल्भा नायिका के भी 3 प्रकार हैं, इनकी भी 3 मान वृत्तियां हैं। मान वृत्तियों से मतलब क्रोध करने का तरीका, तो ये भी 3 प्रकार से करती हैं। पढ़ लीजिए क्या है। सावहित्था दरोदास्ते रतौ धीरे तरा क्रुधा संतर्ज ताड़येत मध्या मध्या धीरेव तम वदेत। पुनः कारिका 19 10 रूपक में जो कारिका 19 है उसको पुनः पढ़िए, चारण पर, पाठ पर ध्यान दीजिए। सावहित्था दरोदास्ते रतु धीरे तरा क्रुधा अंतर्जय ताड़येत मध्या मध्या धीरेव वदेत।
पहला देखिए, अवहिथा। अवहिथा का क्या मतलब? अवलोक में आइए, आकार संवरणेन आदरेण च। अवलोककार इसका लक्षण करते हैं। क्या लक्षण करते हैं? जो आकार को, आकार संवरणेन, छुपाकर, संवरण का यहाँ अर्थ है छुपा करके, और संवरण अनादरेण, और संवरणेन आदरेण, आदर के साथ व्यवहार करना। मतलब गुस्सा तो है, लेकिन गुस्से को छुपा लिया, और छुपा करके आदर के साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसी नायिका को धीरा कहते हैं। सिंपल आ जाइए, सावहिथा दरोदास्ते। तो धीरा प्रगल्भा कौन सी नायिका हुई? जो अपने आवरण संवरण से, चेहरे पे जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको छिपा ले, और छिपा करके आदर प्रकट करे। आदरोदास्ते, आदर दिखाए, वह धीरा नायिका हो गई। और रतौ धीरे तरा क्रुधा। धीरे तरा का क्या मतलब है? धीरा से इतर, धीरे धीरा इतरा क्रुधा, एक और विशेषण इसका। वह क्रोध के कारण वह नायिका रतौ इतरा, रति में, श्रृंगारिक चेष्टाओं में, इतरा अलग रहती है। अलग का मतलब है उदासीन रहती है। ऐसी नायिका क्या हुई? धीरा हुई। तो धीरा नायिका के 3 विशेषण बताए गए यहाँ पर। पहला विशेषण क्या है? सावहिथा, अर्थात अपने क्रोध, गुस्से, कोप को छुपा कर रखती है। दूसरा, आदरास्ते, वह आदर देती है। छुपाई फिर भी छुपा करके आदर देती है। अंदर क्रोध है, लेकिन ऊपर से प्रकट नहीं कर रही। और तीसरा, रतौ इतरा, रति में इतर रहती है, उदासीन रहती है। वह नायिका धीरा प्रगल्भा कहलाती है। अब आइए, अधीरा कौन हुआ, कौन हुई? तो संतर्ज्य ताड़येत, अधीरा वह फटकारती है। तर्जना देना, तर्जना देना का मतलब क्या है? डांट लगाना, फटकार करना, क्रोध के कारण वह नायिका अधीरा हो गई। और मध्या, मध्यम कोटि, मतलब धीरा अधीरा कौन सी हुई? मध्या धीरेव तम वदेत, वह धीरा अधीरा नायक से, उस नायक से बात करती है धीरा धीरा के समान। जो मध्या में बताया गया है, वह उससे बात करती है क्रोध और गुस्से के साथ ही। उस नायिका को धीरा अधीरा कहा गया है। एक बार पुनः इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि स्पष्ट हो जाए आपको। प्रगल्भा नायिका के 3 प्रकार हो गए, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। धीरा कौन सी हुई? जो अपने क्रोध को छुपा करके आदर के साथ व्यवहार करती है, और रति में उदासीन रहती है, वह धीरा हो गई। और अधीरा कौन सी हो गई? जो क्रोध के कारण अपना क्रोध को छुपा नहीं पाती, अपने क्रोध को नायक के ऊपर प्रकट कर देती है, बल्कि उसको डांट भी लगा देती है। यहाँ तक तो यहाँ कहा ताड़े, पिटाई कर देना, लेकिन यहाँ पिटाई करना नहीं है, इसका मतलब है अपना गुस्सा प्रकट कर देना। तो वो नायिका हो गई अधीरा। और धीरा धीरा कैसी हुई? वह मध्यम धीरा धीरा के समान, जो आंसू बहा करके क्रोध को प्रकट करती है। दोनों मतलब ये हुआ कि प्रगल्भा अधीरा धीरा और मध्या धीरा धीरा, दोनों की विशेषताएं एक ही है, दोनों एक ही रूप में है। तो इस तरह हम कहां तक पहुंचे? नायिका के भेद, स्वकीय नायिका हमारा यहाँ पूरा हो रहा है। स्वकीय नायिका के 3 भेद, मुग्धा, स्वकीय नायिका के 3 भेद, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। इनमें से मुग्धा का एक भी भेद नहीं है। अब आइए मध्या, मध्या के 3 भेद हो गए। वो 3 भेद कौन से हैं? धीरा,
अधीरा, धीरा धीरा। फिर प्रगल्भा के 3 भेद, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। ये 3 भेद हो गए किसके? मध्या के हुए। तो यहां तक हमारी स्वकीय नायिका स्वीय नायिका का प्रकरण चल रहा था, वह पूरा हो गया। अब हम दूसरी नायिका का भेद क्या है, स्मरण है तो बताइए। नायिका के 3 भेद जो बताए गए थे, उनमें से स्वकीया था, स्वकीया नायिका थी। दूसरी कौन थी? परकीया। दूसरी नायिका कौन थी? परकीया। तो परकीया नायिका, नायिका के सारे गुण वही रहेंगे जो स्वकीया के नायिका के हैं। बस एक अंतर आ जाएगा यहाँ पर कि वह दूसरे की स्त्री होती है, वह नायक की अपनी स्त्री नहीं होती है। जैसे आप चारुदत्त को देखते हैं तो बसंत सेना नायिका है, नायक की एक अपनी नायिका है। हालांकि यह गणिका का उदाहरण ज्यादा सूट करेगा क्योंकि वेश्या है। तो जब नायक की अपनी नायिका के अलावा कोई दूसरी हो और वह नायिका के रूप में आ जाए, तब उसको हम परकीया कहते हैं। और वह परकीया 2 प्रकार की हो जाती है, वह एक विवाहिता और दूसरा अविवाहिता। और साधारण स्त्री का मतलब है गणिका, और सारे के सारे लक्षण वही रहेंगे। अंतर इतना हो जाएगा कि वह गणिका कोटि की हो जाती है। देखिए कारिका 21 में, साधारण स्त्री गणिका, कला प्रगल्भ धौर्त्ययुक। 2-3 विशेषताएं बता दी उन्होंने। विशेषताएं होती हैं, आप जानते हैं। साधारण स्त्री गणिका है और कला में प्रगल्भ होती है, कलाओं में प्रवीण होती है। और धौर्त्ययुक्त, धौर्त का मतलब है धूर्तता, उसमें चालाकी होती है। क्लियर हुआ? तो साधारण स्त्री अर्थात गणिका कला में प्रगल्भ और धूर्तता से युक्त होती है, इसके कोई भेद नहीं है। देयर इज नो टाइप ऑफ गणिका नायिका, कोई भेद नहीं है। और जो इसको हमने पढ़ा परकीया, उसके 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? तो एक विवाहिता और दूसरा अविवाहिता। इनमें इसको इसको देख लीजिए आप कारिका 20 में, अन्य स्त्री कन्यकोढ़ा च नान्योढ़ा अंगिरसे क्वचित कन्यानुराग मिच्छातः कुर्याद अंगांगी संश्रयम। पुनः देखिए परकीया का लक्षण, उदाहरण, भेद। अन्य स्त्री कन्यकोढ़ा च नान्योढ़ा अंगिरसे क्वचित कन्यानुराग मिच्छातः कुर्याद अंगांगी संश्रयम। तो कहा अन्य स्त्री, परकीया। अन्य स्त्री का मतलब यहाँ पे परकीया, अन्य, स्वान्या जो शब्द आया था। कन्यक, कन्या और कन्यक और ऊढ़ा 2 शब्द यहाँ पे संधि है, अलग कर लीजिए। कन्यक और ऊढ़ा मतलब कन्या, और ऊढ़ा का मतलब है विवाहिता। तो 2 प्रकार के हो गई, अविवाहिता और विवाहिता। इन दोनों को जब आलम्बन के रूप में बनाया जाता है तभी नायिका हो जाती है। अब आइए क्या कहते हैं, न अन्योढ़ा अंगिरसे क्वचित। आगे देखिए, जो विवाहिता नायिका है, विवाहिता स्त्री को कभी भी प्रधान रस के नायक की नायिका नहीं बनाते हैं। क्या कहा? न अन्योढ़ा अंगिरसे क्वचित। अंगिरस प्रधान रस, अंगिरस का क्या मतलब है? प्रधान रस का प्रसंग जब चल रहा हो और उसका जो नायक है, उस नायक की नायिका के रूप में कभी भी विवाहिता परकीया नायिका को नायिका बनाने का सिद्धांत नहीं है, नहीं बनाना चाहिए, बातें कहते हैं। न अन्योढ़ा अंगिरसे क्वचित कन्यानुराग मिच्छातः कुर्याद अंगांगी संश्रयम। तो कन्या के बारे में कहते हैं, कन्या जो अविवाहित है, हाँ, ये अनुराग को कवि अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छातः अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो वह अंग अंगी संश्रयम कुर्यात, चाहे तो अंगी बना ले, अंगी नायक का, अंगी रस के नायक का नायिका बना ले, या फिर अंगी रस के नायक की नायिका
न बना करके गौण नायक की नायिका बना ले। कहने का मतलब ये हुआ, अब आपने तीनों पढ़ लिया, स्वकीया, परकीया और अन्य। तो नायिका बनाने का जो सिद्धांत है, यद्यपि ग्रंथकार यहाँ पर 3 प्रकार की नायिकाओं का विवेचन कर देते हैं, लेकिन नायिका किसको बनाए, तो स्वीया नायिका को ही नायिका बनाना है यहाँ कह रहे हैं। क्योंकि परकीया के बारे में कहा कि जो प्रक्रिया के 2 भेद हैं, कन्या और विवाहिता। तो विवाहिता नायिका अंगिरस के जो रस अंग है, प्रधान है, उसके नायक की नायिका नहीं बन सकती, उसको नहीं बनाया जा सकता। अब रह गई कन्या, तो कन्या कवि चाहे तो बना ले, अंगिका भी और अंग रस के नायक की नायिका बना ले, यह कवि के ऊपर निर्भर करता है। और गणिका के बारे में ऐसा कोई नहीं कहा गया, लेकिन ये सामान्य नियम है कि नाटकों में गणिका को न बना करके स्वकीय नायिका को ही हमें प्रधान नायक की नायिका बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको एक बार और अच्छी तरह से आपके सामने रख देता हूं मैं। यदि आपके पास पेन पेंसिल है, नोटबुक है, तो आप लिख लीजिए नायिका। नायिका के 3 प्रकार, स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। स्वकीया के 3 प्रकार, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। परकीया के 2 प्रकार, कन्या और विवाहिता। साधारण स्त्री का एक भी प्रकार नहीं। अब स्वकीया के जो 3 भेद बताए गए, उनमें से मुग्धा का कोई भेद नहीं। परकीया के 3 प्रकार हो गए, मध्या के, स्वकीया के मुग्धा का कोई भेद नहीं, मध्या के 3 भेद हो गए। कौन कौन से? धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। प्रगल्भा के 3 भेद हो गए, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। और जो परकीया नायिका है, परकीया नायिका के जो 2 भेद बताएं, कन्या और विवाहिता, तो उस कन्या के भी 3 भेद हो जाएंगे, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। पुनः विवाहिता के भी 3 भेद हो जाएंगे, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। हम इन सबको जोड़ लें तो इन भेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, 16। कितने भेद हो गए? 16 भेद टाइप्स हो गए, इसके 16 भेद हो गए। 16। तो स्वकीया के कितने भेद हो गए? 6 भेद। कैसे 6 भेद हुए स्वकीया के? तो मध्या के धीरा धीरा और धीरा 3 भेद, मध्या के। प्रगल्भा के 3 भेद, तो 3 3 6 हो गए। परकीया, परकीया के 2 भेद, मध्या के। पुनः देखिए, जो स्वकीया नायिका है, उस स्वकीया नायिका में हाँ, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा 3 भेद। प्रगल्भा के 3 भेद, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। तो ये कितने हो गए? 6 भेद हो गए। और इन 6 भेदों के ज्येष्ठा कनिष्ठा के भेद से पुनः 2 भेद हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 भेद हो गए। उसके बाद आइए, मुग्धा का कोई भेद नहीं होता है, तो 12 1 13 हो गया। कन्या, परकीया के जो 2 भेद हैं, कन्या और विवाहिता, इनका कोई भेद नहीं होता, तो इनको जोड़ दीजिए, 14 और 15 हो गए। और साधारण स्त्री, गणिका का भी कोई भेद नहीं होता है, तो 1 भेद हो गया, 15 1 16। ये नायिका के 16 प्रकार, इनको आपको याद करके रखना है, चार्ट तैयार कर लेना है, और जब नायिका पर प्रश्न आए तो इनको आप लिखेंगे। तो इस तरह यह नायिका भेद आपका पूरा हो जाता है। अब हम नायिका की अवस्थाओं पर आ जाते हैं। नायिका की 8 अवस्थाएं बताई गई हैं, और वो 8 अवस्थाएं हर एक की हो जाती हैं। तो अभी हमने नायिका के कितने प्रकार देखे? 16 प्रकार देखे। उन 16 प्रकारों के एक एक 8 8 भेद हो जाएंगे।
तो जब आप उन 16 प्रकारों के 8-8 भेदों की गणना करेंगे तो 16 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, 128 भेद हो जाएगा। और फिर वह 128 भेद उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से 128 में से हर एक का 3-3 प्रकार होगा। तो 128 को 3 से आप गुणा करेंगे तो 384 भेद बन जाएगा। इस तरह नायिका के 384 भेद। इतना ही नहीं, कुछ आचार्य तो ये भी मानते हैं कि मेरे शंकर है, कुछ मूढ़ा के गुण मिल जाएंगे, कुछ मध्या के गुण मिल जाएंगे, तो एक अलग प्रकार की नायिका बन जाएगी। तो इस तरह असंख्य भेद हो जाएंगे। लेकिन हमें असंख्य भेदों की तरफ नहीं जाना है, हमें तो यही देखना है कि एक 384 जरूर जाना चाहिए। हमें हमारी काउंटिंग 384 की बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 384 हम कैसे बनाएं, एक बार मैं चाहता हूं पुनः आपको समझा दूं। नायिका के 3 प्रकार, स्वकीया, परकीया और मध्या। स्वकीया नायिका के 3 प्रकार, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा आप बना लीजिए। इनमें मुग्धा का एक भी भेद नहीं होगा। मध्या का 3 प्रकार होगा, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा, ये 3 प्रकार हो गए। फिर प्रगल्भा के 3 प्रकार, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। तो 3 मध्या के, 3 प्रगल्भा के कितने हो गए, 3 3 6। और ये 6 ज्येष्ठा कनिष्ठा के भेद से 2-2 हो जाएंगे प्रत्येक के। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गए भेद। इन 12 में मुग्धा का कोई भेद नहीं था, वो भी जोड़ा जाएगा, 13 हो गया। फिर परकीया के कन्या का कोई भेद नहीं है, विवाहिता का कोई भेद नहीं है, तो 2 भेद वो भी जोड़े जाएंगे, 13 2 15 हो गए। और साधारण स्त्री 16। ये 16 नायिकाओं की, इन 16 नायिकाओं की 8-8 अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाओं, एक अवस्था, एक नायिका की 8 अवस्था हो गई 16 में से, तो 8 से गुणा कर दीजिए 16 में तो 128 बन जाएगा। फिर सभी गुण होने पर, कम गुण होने पर, मध्यम गुण होने पर उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार की नायिका हो जाती है, 3-3 प्रकार की। तो जो 128 प्रकार की नायिका हुई अवस्थाओं के कारण उनके पुनः 3-3 भेद हो गए। तो 128 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाता है 384 भेद नायिका के। ये आपको स्मरण करना है, तैयार करना है और चार्ट में रखना है, तब जाकर के आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आगे चलिए, 8 अवस्थाएं कौन कौन सी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो नायिका प्रकरण हमारा आज संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कारिका, बीच की 1-2 कारिका है, छोड़ देना है, वो हमारे काम की नहीं है। आगे बढ़ जाइए आप, कारिका 23 पर पहुंचिए। 10 रूपक में कारिका 23 यहाँ कहते हैं, आसाम अष्टावस्था स्युः स्वाधीन पतिकादिका। फिर से इस कारिका पर पहुंचिए। आसाम अष्टावस्था स्युः स्वाधीन पतिकादिका, अर्थात आसाम इन नायिकाओं की, किन नायिकाओं की, जो 128 प्रकार की नायिकाएं बताई गई, इन 128 प्रकार की नायिकाओं की अष्टावस्था स्युः 8-8 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, 16 की, सॉरी 128 में 16 की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, स्वाधीन पतिका, स्वाधीन पतिका आदि। अब वो स्वाधीन पतिका आदि से क्या तात्पर्य है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला, स्वाधीन पतिका 10 प्रकार के भाई अवलोक उसको स्पष्ट करते हैं, वो देख लीजिए। तो पहली अवस्था क्या हुई, स्वाधीन पतिका, और आदि से वासक सज्जा। दूसरे नंबर पे विरहोत खंडिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित प्रिया, अभिसारिका। ये 8 अवस्थाएं हो जाती हैं
इनकी नायक की, नायिका की 16 प्रकार की जो नायिकाएं बताई गई हैं आपको, उनकी 8-8 अवस्थाएं हो जाती हैं। पुनः एक बार मैं बोल रहा हूं, जो विद्यार्थी लिखना चाहें वो लिख लें, या पुस्तक में भी है, उसको और अच्छी तरह से समझ लें। 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था स्वाधीन पतिका, दूसरी अवस्था वासक सज्जा, तीसरी अवस्था विरहोत्कंठिता, चतुर्थी अवस्था खंडिता, पंचमी अवस्था कलहांतरिता, षष्ठी अवस्था विप्रलब्धा, सप्तमी अवस्था प्रोषित प्रिया, और अष्टमी अवस्था अभिसारिका। तो 8 हो गई। 16 नायिका, 16 नायिका में एक एक नायिका की 8 अवस्थाएं हैं, तो 16 में 8 से करेंगे 128 हो जाएगा। अब इसमें वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी क्या तात्पर्य है, इनका लक्षण क्या है 10 प्रकार के अनुसार, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कहते हैं आसन नायत्त रमणा हृष्टा स्वाधीन भर्तृका। कारिका 24 पर पहुंचना है आप लोगों को। आसन्न नायत्त रमणा हृष्टा स्वाधीन भर्तृका। स्वाधीन भर्तृका का मतलब है, भर्तृका का मतलब होता है पति का, पति, भर्तृ शब्द पति के लिए आता है, भर्ता इसलिए कहा जाता है। तो स्वाधीन भर्तृका का मतलब है स्वाधीन पतिका। कौन सी नायिका स्वाधीन पतिका होती है? तो आसन्न नायक। क्या अर्थ निकला? कि जिसका नायक पति आसन्न हो, आसन का मतलब है समीप में हो, आसन्न नायक पास में हो, और आसन्न नायक आसन्न नायत्त रमणा। नायत्त रमणा का मतलब है यहाँ पर कि वह उसके अधीन हो, हृष्टा और प्रसन्न रहती हो, सा स्वाधीन भर्तृका नायिका भवति। स्वाधीन भर्तृका नायिका का भवति तर्हि तत्र 3 विशेषताएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? आसन्न नायक, जिसका नायक पास में हो। दूसरा नायक यत्त रमणा, मतलब अधीन में रहने वाली हो, अधीन में रहने वाला हो, नायक उसके वश में हो। और तीसरी विशेषता क्या है? हृष्टा। और इन 2 कारणों से जो नायिका अत्यंत प्रसन्न रहती हो वह स्वाधीन भर्तृका या स्वाधीन पत्रिका नायिका कहलाती है। मेरे समझ से आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली नायिका कौन सी है उसको देख लेते हैं। वासक सज्जा। वासक सज्जा 24वीं कारिका में देखिए, मुदा वासक सज्जा स्वम मंडयेत्येष्यत्यै प्रिये। मुदा वासक सज्जा स्वम मंडयत्येष्यति प्रिये। कहता है कि जो वासक सज्जा वह नायिका है तो इस भरोसे बैठी रहती है कि ईष्यति प्रिय, संधि विच्छेद कीजिए, मंडयति, ईष्यति प्रिय, प्रिय ईष्यति, प्रिय आएंगे, हैं, प्रिय प्रियतम शीघ्र आएंगे। इस आशा में जो नायिका क्या करती है? मंडयति स्वम, अपने आप को मंडित करती है। मंडित करने का मतलब है सजाना, जो स्वयं को वेशभूषा, सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि को, परिधानों को पहन करके जो अपने को सजाती है वह नायिका वासक सज्जा कहलाती है। वह वासक सज्जा है। सा वासक सज्जा नायिका भवति या स्वमा मंडयति सज्जयति, आशा से यत मम प्रियतमः आगमिष्यति, यथाशीघ्रम आगमिष्यति, तर्हि सा वेशादिकं स्वकीयं मंडयति। जो वेश, परिधान, गहने, जेवर आदि से अपने आप को सजाकर संवार कर रखती है कि मेरा प्रियतम आने वाला है, उस नायिका को हम वासक सज्जा
नायिका कहते हैं। तीसरी प्रकार, तीसरी अवस्था कौन सी है? विरहोत कंठिता। विरहोत कंठिता के बारे में कहते हैं कि चिरत्यय व्यलीके तु विरहोत कंठितो न मनाः। पुनः उच्चारण पर ध्यान दीजिए। चिरयन्त्य व्यलीके तु विरहोत कंठितो न मनाः। अर्थात जो नायिका चीरयति व्यलीके अव्यलीके, चीरयति अव्यलीके, अव्यलीक का मतलब होता है कि दूसरी नायिका से प्रणय कार्य रूप, ठीक है। विरहोत कंठिता भवती, भवती उन्मनाः, उन्मनाः का मतलब है उत्कंठित रहना। अब नायक आने में विलंब कर रहा है, व्यलीके, व्यलीके का मतलब दूसरे नायिका से प्रणय कार्य में लगे रहने के कारण नायक के आने में विलंब हो रहा है, तो ऐसी नायिका चीरत्य, विलंब, चीरयत का मतलब है विलंब होना, चीरयति, नायक आने में विलंब कर रहा है, सीधा सा अर्थ है। तो नायक के विरह में जो उत्कंठित रहती है नायिका, उसको विरहोत्कंठिता कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, विरह में उत्कंठित रहना। क्यों विरह में? तो नायक आने का समय दे चुका है कि मैं इतने तारीख को आऊंगा या इतने बजे तक आ जाऊंगा, और वह उतने बजे तक नहीं आया, उसमें विलंब हो रहा है। तो उस विलंब के कारण से वह विरह में आ गई, और विरह के कारण वह उत्कंठित है, कब आएंगे। ऐसी नायिका को हम विरहोत्कंठिता नायिका कहते हैं। चिरत्य व्यलीकेतु विरहोत्कंठितो न मनाः। क्लियर हुआ? नायक के दूसरी नायिका के साथ प्रणय कार्य में, नायिका, इस नायिका को नहीं पता है कि नायक दूसरी नायिका के साथ प्रेमालाप कर रहा है, लेकिन उसके कारण से विलंब हो रहा है, और नायिका समझ रही है कि किसी कारण से विलंब हो रहे हैं। ऐसे में उसकी विरह वेदना बढ़ जाती है, उसको विरहोत्कंठिता कहते हैं। अगली नायिका, अगली अवस्था है खंडिता, कहते हैं खंडिता। कौन सी नायिका होती है? ज्ञाते अन्यासंग विकृते खंडितेर्ष्या कषायिता। खंड नाम से ही समझ लीजिए खंडित होना, टूट जाना। तो जब नायिका को ज्ञाते, ज्ञाते का मतलब है पता चल जाने पर, क्या पता चल गया? अन्यासंग विकृते, दूसरे नायक के साथ रहने, प्रेमालाप करने का कुछ अंग विकृति मिल गया, अंग विकार पता चल गया नायक में, और उसको देख करके ईर्ष्या के कारण वह नायिका कलुषित हो जाती है, दुखी हो जाती है, उसको हम खंडिता कहते हैं। अर्थात नायक जब दूसरी नायिका के प्रेमालाप के कारण अपनी नायिका को अंग विकार आदि को दिखा देता है या देख लेती है नायिका, तो वह ईर्ष्या के कारण खंडित हो जाती है, बहुत ईर्ष्या में आ जाती है। ऐसी नायिका को खंडिता कहा जाता है। तो खंडिता नायिका का लक्षण हो गया। अब आइए कलहांतरिता। कलहांतरिता अमरसात विधूते अनुशयार्तियुक। पुनः उच्चारण पे ध्यान दीजिए। कलहांतरिता तो नाम ही है जिसका लक्षण करने जा रहे हैं, उस नायिका का नाम है कलहांतरिता अमरसात। अमर्ष के कारण, अमर्ष किसे कहते हैं? गुस्सा को कहते हैं। तो क्रोध के कारण, अमरसात क्रोध के कारण, विधूते अनुशयार्तियुक, अनुशय को पहले समझ लीजिए। अनुशय का मतलब है पश्चाताप की पीड़ा, आरती पीड़ा को कहते हैं। तो पश्चाताप की पीड़ा करती है, पीड़ा में रहती है। किस चीज के? तो कलहांतरिता अमरसात विधूते, विधूते का मतलब है तिरस्कार, अर्थात क्रोध से नायक का तिरस्कार करती है। ईर्ष्या और क्रोध के कारण नायक का तिरस्कार कर देती है, लेकिन तिरस्कार करने के बाद भी वह पश्चाताप में रहती है। ऐसी नायिका को हम
कलहांतरिता कहते हैं। कलह तो कर ली पहले, लेकिन बाद में उसको पश्चाताप हुआ कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। पश्चाताप की पीड़ा से जो पीड़ित हो जाए, ऐसी नायिका को हम खंडिता कलहांतरिता नायिका कहते हैं। कलहांतरिता नायिका, ऐसी नायिका को कहा जाता है। अब छठी नायिका के बारे में हम आ जाते हैं। कौन सी नायिका है वो? कलहांत रीता के बाद में है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा नायिका किसको कहते हैं उसको देखिए। विप्रलब्धोक्त समयम प्राप्तिर अति विमानिता। पुनः उच्चारण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विप्रलब्धोक्त समयम प्राप्तिर अति विमानिता। संधि विच्छेद कीजिए, स्वतः अर्थ आ जाएगा विप्रलब्ध। विप्रलब्ध का क्या होता है? जिसको ठगा गया हो, जिसको धोखा दिया गया हो, उस नायिका को हम विप्रलब्धा कहते हैं। तो विप्रलब्धा वह नायिका हुई जो उक्त समय प्राप्ति, नायक ने समय दिया कि मैं इतने समय पर आ जाऊंगा, लेकिन वह नहीं आया। अप्राप्ति समयम प्राप्ति अति विमानिता, अति बहुत अधिक, और विमानिता का अर्थ अपमानित महसूस कर रही है। वह विप्रलब्ध ठगी हुई महसूस कर रही है। इसको अवमानिता का अर्थ हम ठगी हुई महसूस करना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अर्थ लग जा रहा है ठगी ही महसूस करे, अर्थात नायक ने समय दिया और उस समय पर वो आया नहीं। तो ऐसे में नायिका स्वयं को ठगी हुई महसूस करती है। ऐसी नायिका को हम विप्रलब्धा कहते हैं। और सप्तम अवस्था में आ जाइए, प्रोषित प्रिया। प्रोषित प्रिया का है कि दूर देशांतरस्थे तु कार्यतः प्रोषित प्रिया। तो सरल अर्थ है, देखिए पुनः एक बार उच्चारण पर, पाठ पर ध्यान दीजिए। दूर देशांतरस्थे तु कार्यतः प्रोषित प्रिया। दूर देशांतरे, दूर दूसरे देश में, देशांतर का मतलब है दूसरे देश में, और वो भी दूर चला गया है नायक। क्यों गया है? कार्यतः, किसी कार्य के कारण, किसी काम से। तो ऐसी नायिका को प्रोषित प्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए खंडिता, विप्रलब्धा, कलहांतरिता की स्थिति नहीं है। इतना ही है कि नायक किसी काम से दूर देशांतर चला गया है और नायिका उसकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है। तो ऐसी नायिका कहलाती है प्रोषित प्रिया। और नायिका की अंतिम अवस्था है अभिसारिका। का अर्थ देखिए, विशेषण देखिए 10 प्रकार क्या देते हैं। कामार्ता अभिसरेत कांतम, कामार्ता अभिसरेत कांतम सारयेदा भिसारिका। पुनः उच्चारण पर ध्यान दीजिए। कामार्ता अभिसरेत कांतम सारयेद वा अभिसारिका। अर्थ लगाइए अब। कामार्त होकर के, काम से पीड़ित होकर के जो नायिका अभिसार करती है, जाती है किसके पास? कांतम, कांत कहते हैं नायक के पास। मतलब नायक उसके पास नहीं आ रहा है, बस के अंदर है। और जगह पे नायक नायिका के पास जाता है, यहाँ नायिका नायक के पास जाती है, इतना ही भेद है। तो कामार्ता अभिसरेत कांतम, कामार्त होकर के, काम के कारण, काम की पीड़ा से वह नायक के पास स्वयं जाती है, एक बात। और दूसरी बात, सारयेद वा, सारेत का मतलब भेजती है किसी को, सहेली को, दूती को भेजती है नायक के पास। ऐसी नायिका को हम अभिसारिका कहते हैं। तो अभिसारिका में दो बातें हैं। पहली बात, काम के कारण वह स्वयं नायक के पास जाती है, या दूत आदि को भेज करके नायक को संदेश देती है, नायक को बुलाती है। यह अवस्था अभिसारिका नायिका की कहलाती है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि नायिका की 8 अवस्थाएं हैं। ये 8 अवस्थाएं 128 नायिका की हैं। एक
128 में एक एक की यह अवस्थाएं हैं और इसी आधार पे नायिका के भेद 384 हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये आज का जो नायिका प्रकरण है वह पूर्ण हो जाता है। नायिका के आगे कई चीजें हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें एक चीज और हम देख लें आज। 29th कारिका पर आ जाइए, उसकी सहायिका कौन कौन सी है उसको देख लें। तो ये आपका द्वितीय प्रकाश आपका एक तरह से संपूर्ण ही हो जाएगा। इसमें शायद क्या बचेगा मैं देखता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। तो नायिका की सहायिका कौन सी है? दूत्यो दासी सखी कारो धात्रेयी प्रतिवेशिका लिंगिनी शिल्पिनी स्वं च नेतृत्वगुणान्विताः। पुनः एक बार उच्चारण पे ध्यान दीजिए। त्यो दासी सखी कारो धात्रेयी प्रतिवेशिका लिंगिनी शिल्पिनी स्वं च नेत्रे मित्रगुणान्विताः। अर्थात इस नायिका के भी सहायक होते हैं। ऐसे नायक की सहायक में नायक के सहायक को पीठ मार्ग, विदूषक, वीट, कंचुकी, चेटी, चेट इत्यादि नायक के सहायक होते हैं। उसी तरह से ये लोग दूती, दासी, सखी, कारू, धात्रेयी ढाई नौकरानी की लड़की, प्रतिवेशिका पड़ोसिन, प्रतिवेशी पड़ोसी होता है, उसी से यहाँ बना है प्रतिवेशिका पड़ोसिन। लिंगिनी, लिंगिनी का मतलब है सन्यासिनी, सन्यास का चिन्ह धारण करने वाली लिंगिनी होती है। शिल्पिनी, शिल्पों को जानने वाली शिल्पिनी होती है। और नायिका स्वयं, ये सभी नेत्री मित्र गुणान्वित, जैसे नेता के मित्रों सहयोगियों के गुण बताए गए थे, उन्हीं गुणों को धारण करने वाली ये सभी स्त्री पात्र नायिका की सहायिका होती हैं। पुनः एक बार हम इसको देख लें। नायिका की सहायिका कौन कौन सी है? दासी है, दूती है, सखी है, कारू है, ढाई अर्थात नौकरानी की बेटी है, प्रतिवेशिका है, प्रतिवेशिका मतलब पड़ोसिन है, लिंगिनी सन्यासिन है, शिल्पिनी शिल्प को जानने वाली है, स्वयं अपने आप में भी वो अपनी सहायता करती, इसलिए स्वयं भी दिया है 10 प्रकार में। और ये सभी के सभी नेता के, मित्र के, सहयोगी के समान उन गुणों को धारण करने वाली होती है। ऐसे नेता के विदूषक गुणों को धारण करता है, पीठ मर्द गुणों को धारण करता है, उसी तरह और ये सभी नायिका को नेता तक पहुंचाने में या फल लाभ पहुंचाने में सहायिका के रूप में काम करती है, यह हमें समझना चाहिए। इसके बाद जो विषय हमारे समक्ष है द्वितीय प्रकाश में, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमें इसको छोड़ देना चाहिए। आप कारिका 30, 31 और 32 में देखेंगे तो यहाँ नायिका के सत्वजा अलंकार के बारे में बताया गया है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सात्विक अलंकार कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा है, इनको छोड़ दीजिए आप लोग। फिर उन सब का एक एक का लक्षण यहाँ दिया गया है, उनको भी छोड़ दीजिए। अब आप सीधे पहुंचिए, एक विषय है जहाँ हमें आ जाना है। हाँ, कारिका 42 पर पहुंचिए। कारिका 42 पे थोड़ा विषय है जो हम देख सकते हैं। नायक के संदर्भ में यह विषय है कि नेतु कार्यांतर सहायान आह। नेता के कार्यांतर में कौन कौन लोग सहायक होते हैं? अभी तक हमने देखा नेता के सीधे अंतरंग कार्यों में सहायक कौन कौन होते हैं। अब नेता के दूसरे कार्य भी हो सकते, अंतरंग कार्य, मुख्य रूप से नायिका से संबंधित जो कार्य होता है उसके बारे में पीठ मर्द विदूषक आदि की चर्चा हुई है। अब जो कार्य है वह उनसे अलग दूसरे, इसलिए कहा कार्यांतरम आह, दूसरे कार्यों में कौन कौन लोग सहायक होते हैं। तब मंत्री, कारिका 42 में
मंत्री स्वम उभवम उभयम वापि सखा तस्यार्थ चिंतने। अर्थ चिंतने, देखिए आप कारण दे दिया। अर्थ चिंतन में कौन कौन लोग सहायक होते हैं? अर्थ चिंतन का मतलब है धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति से क्या मतलब है नेता के संदर्भ में? तो नेता जनरली हमारे नाटकों में राजा बनता है, तो इसलिए राजा के बारे में ज्यादा बातें कही गई है। तो राजा के लिए धन क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र का चिंतन करना नेता का धन है। तो इसलिए यहाँ कहा तस्यार्थ चिंतने, राष्ट्र के अर्थ चिंतन में अर्थात राष्ट्र के चिंतन में सहायक होते हैं कौन कौन? उसका मंत्री। जैसे स्वप्न वासव दत्तम में मंत्री योगंधरायण राष्ट्र रक्षा में राजा उदयन का सहायक बनता है। स्वम नायक खुद अपना सहायक होता है। उभयम दोनों, राजा और उसका मंत्री दोनों भी सहायक है एक दूसरे का। राजा ही राजा का सहायक, राजा खुद का भी, उसका मंत्री, उभयम आ गया। सखा मंत्री का सहायक, मंत्री हुआ और फिर दूसरा मंत्री का सहायक है। ये दोनों मंत्री और मंत्री के सहायक उसके अर्थ चिंतन में सहयोगी होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब आइए, कहते हैं कि तत्र विभागम आह, उनके विभाग को बताते हैं। मंत्रिणा ललितः शेषा मंत्री स्वायत्त सिद्धयः। अर्थात देखिए, जो राजा के कार्य सिद्धि है वह 3 प्रकार का होता है। स्वायत्त सिद्धि, उभायत सिद्धि और सचिवायत सिद्धि। स्वायत्त सिद्धि का मतलब है स्वयं कार्य की सिद्धि करना। स्वायत्त सिद्धि का मतलब, सचिवायत सिद्धि का क्या मतलब है? सचिव पर अपना कार्य छोड़ देना, उसका कार्य उसका सचिव संपन्न करेगा। और तीसरा हुआ उभायात सिद्धि, उभायायत सिद्धि, अर्थात सचिव और स्वयं दोनों मिलकर कार्य की सिद्धि करता है। तो जो धीर ललित नाम के नायक की चर्चा आपने की है, हम लोगों ने अध्ययन किया था ना कल, धीर ललित नायक। तो धीर ललित नायक की कार्य सिद्धि कौन करता है? वो खुद तो करता नहीं है, उसका मंत्री करता है। तो किस प्रकार का हुआ राजा? नायक सचिवायत सिद्ध नायक हुआ, अपनी सिद्धि को सचिव पर छोड़ देने वाला होता है। इसलिए कहा कि कैसे वह अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है? तो मंत्रिणा ललितः, ललित कोटि का नायक मंत्री के द्वारा अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है। शेषा मंत्री है स्वायत्त सिद्धयः, और जो 3 प्रकार के नायक बन गए, बच गए, कौन कौन से? धीरोदत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। ये धीरोदत्त, धीरोदत्त और धीर प्रशांत। धीर ललित का तो मंत्री ही करता है, ये अपने कार्य की सिद्धि स्वयं करते हैं, दूसरे से नहीं करवाते हैं, ये तात्पर्य है। मंत्री सिद्धि में हो गया। धर्म सहायक, अब राजा के धर्म सहायक कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऋत्विक पुरोहित, ऋत्विक पुरोहितौ धर्मे तपस्वी ब्रह्मवादिनः। यहाँ 4 लोगों को राजा के धर्म सहायकों में बताया गया है। कौन कौन से हैं? ऋत्विक, वैदिक, वेद का ज्ञान रखने वाला ऋत्विक होता है, यज्ञ कराने वाला। पुरोहित आप जानते हैं धर्म में, तपस्वी और ब्रह्मवादिना, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला वेद पाठी। ये 4 लोग राजा के धर्म सहायक हैं। कौन कौन सा राजा के धर्म सहायक हैं? ऋत्विक, पुरोहित, तपस्वी और ब्रह्मवादिनः, वेद पाठी लोग उसके धर्म के सहायक होते हैं। दुष्ट दमन में, दुष्ट दमनम दंडः तत्सहायस्तु, दुष्ट का, शत्रु का दमन करने में कौन कौन सहायक हैं? तो कहते सुहित कुमाराटविका दंडे समांत समांत सैनिका। 44 कारिका 44 में देखें तो मित्र हो, सुहित का मतलब है मित्र, राजा का सहायक मित्र होता है। कुमार होता है। आटविका, आटविका का मतलब है वन विभाग के लोग, वन विभाग के अधिकारी दंड देने में राजा की सहायता करते हैं। वन विभाग का अधिकारी कैसे करेगा? तो जो कानून को नहीं मान रहा है,
वन कानून को नहीं मान रहा है, उसके बारे में जानकारी देकर पकड़ करके उसकी मदद करता है, इसलिए आजीविका दिया है। वन विभाग के कर्मचारी दंड में, और सामंत उसके अंदर रहने वाले सामंत लोग और सैनिक राजा के दंड देने में सहायक होते हैं। फिर और सहायक हो सकते हैं, तम तत्त कार्येषु सहायतराणि योजनानि। अब दूसरे, अब और कार्य के सहायक बता रहे हैं। अंतःपुरे बर्बरा किराता मूक वामना मलेच्छाभीर शकाराद्य स्व स्व कार्योपयोगिनः। कहते हैं कि अंतःपुर में, राजा के अंतःपुर में उसकी सहायता कौन करता है? तो कहते हैं वरवरा। वरवर कहते हैं हिजड़े को, नपुंसक जाति के होते हैं, तो हिजड़ा सहायक होता है। किरात, मूक, जो बोल नहीं सकते, मूक। वामनाह, वामन। मलेच्छ, आभीर, अहिर और शकार आदि राजा को अंतःपुर के कार्यों में मदद करते हैं। अंतःपुर कहाँ है? जहाँ रानियां होती हैं उसको अंतःपुर कहते हैं। तो इस तरह अभी तक हमने जो नायक के बारे में पढ़ा। अब वृत्तियां शुरू होंगी, तो यह प्रकरण थोड़ा बड़ा होगा, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट भी है वृत्तियां। आपने नाट्यशास्त्र में 4 वृत्तियों के बारे में पढ़ा हुआ भी है। वो वृत्तियां हैं कौन कौन सी, स्मरण कर सकते हैं? वो वृत्तियां हैं कैशिकी, आर्भटी, सात्वती, भारती। 4 वृत्तियां हैं जो नाट्यशास्त्र में इससे पहले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पुनः उसको पढ़ना है, विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। तो उस प्रकरण को हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे। अभी नायक और नायिका का प्रकरण हमारा पूरा हो गया, और एक तरह से यह आपका दूसरा अध्याय पूर्ण हो जाता है। कल हम इसको करा देंगे वृत्तियों के बारे में, तो यह दूसरा अध्याय पूर्ण हो जाता है। अभी थोड़ा समय बचा हुआ है हमारे सामने, मैं देख रहा हूँ कि 15 मिनट के आसपास का समय है, तो मैं एक और विषय आपके सामने रख रहा हूँ। आप अपनी पुस्तक ले लीजिए और पुस्तक को प्रथम प्रकाश में लेकर चलिए। प्रथम प्रकाश में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन कुछ विषय बचा हुआ है, तो उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप कारिका 56 निकाल लीजिए। कारिका 56 में क्या कहा गया है उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर कथा वस्तु के बारे में बताया गया है। कथा वस्तु की चर्चा हमने की है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यूट्यूब के माध्यम से जो चर्चाएं हुई हैं उसमें कथा वस्तु की चर्चा हुई है, आधिकारिक प्रासंगिक सारा हो चुका है। उसी का विस्तार यहाँ किया जा रहा है कि कथा वस्तु का पुनः विभाजन किया गया है। विधा विभाग कर्तव्य सर्वस्यापि वस्तुनः। समस्त वस्तुओं को, कथा वस्तु को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। सूच्यमेव भवेत् किंचित दृश्य श्रव्य अथा परम। कुछ है बातें नाटक की, कुछ कहानियां सूच्य मात्र होती हैं, सूचना देने मात्र होती हैं, और कुछ का मंचन किया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं इस प्रकार से, नाटक की कथा वस्तु 2 प्रकार की हो गई, सूच्य और असूच्य। जिनकी सूचना दी जा सकती है और जिनकी सूचना नहीं दी जा सकती है। इसको और विस्तार से देखिए। जिनको हम मंच पे देख सकते हैं और जिनको हम मंच पे नहीं देख सकते। तो इस तरह कथा वस्तु के 2 प्रकार हो गए, सूच्य और दृश्य और श्राव्य। दृश्य श्राव्य एक ही है, और लगाने से दोनों को अलग नहीं समझना है। दृश्य और श्राव्य एक, और दूसरा सूच्य। अब यहाँ क्या अर्थ निकला? दृश्य और श्राव्य जिसको देखा जा सके, सुना जा सके। नाटक में हम क्या करते हैं, ज्यादातर कहानियां, कथाएं, घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, नाटक जब यदि आपने देखा होगा, तो कुछ घटनाएं मात्र सूचित कर दी जाती हैं। कुछ पात्र मंच पर आता है और वह बातचीत के माध्यम से किसी छोटी सी घटना का अभिनय करते हुए किसी विशेष बात की सूचना देकर चला जाता है। कई बार तो यह काम पर्दे के पीछे से कर दिया जाता है, सूचना दे दी जाती है।
तो ऐसी कथा वस्तु को हम सूच्य कहते हैं, और जिनको दिखाया जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं, उनको हम दृश्य और श्रव्य कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम सूच्य कथा वस्तु किसको कहेंगे? तो सूच्य कथा वस्तु के बारे में देखिए, कारिका 57 को समझ लीजिए। नीरसो अनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तु विस्तरः दृश्यस्तु मधुरोदात् रस भाव निरंतराः। पुनः कारिका पर ध्यान दीजिए। नीरसो अनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तु विस्तरः दृश्यस्तु मधुरोदात् रस भाव निरंतरः। इनकी सूचना देनी है। 3 बातों की सूचना दी जाती है नाटक में। तो पहली शर्त क्या है? पहली बात क्या है? निरसः, तो निरस है, जिसमें सहृदयों को किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होने वाली है, उसको हम निरस कहते हैं। ऐसी कथा को वहाँ अभिनय करने से, अभिनीत करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए कहा निरस को सूच्य बना दिया जाए, सूचना मात्र दे दी जाए पात्रों के माध्यम से संक्षिप्त करके। फिर कहते अनुचित, जो अनुचित है, नाट्यशास्त्र में कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं कि किन किन दृश्यों को मंच पर दिखाना चाहिए और किन किन दृश्यों को मंच पर नहीं दिखाना चाहिए। तो जैसे चुंबन को मंच पर नहीं दिखाना है, आलंबन को नहीं दिखाना है, शौच नहीं दिखाना है, नहाते हुए नहीं दिखाना है, वस्त्र बदलते हुए नहीं दिखाना है। ये तो सामान्य बातें हुई। बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जिनको मंच पर नहीं दिखाने का निर्देश है। जैसे बच्चा जन्म ले रहा है, तो आजकल के नाटकों में और आजकल के सिनेमा में, सीरियल में बच्चा जन्म लेते हुए मंच पर दिखा दिया जाता है, स्क्रीन पे आप देख लेते हैं। लेकिन हमारे नाटकों में कि बच्चा का जन्म नाटक में मंच पर नहीं दिखाया जाएगा, यह सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन है। ऐसे दृश्यों को नहीं दिखाना है जो नीति का उल्लंघन करता हो, सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करता हो, शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करता हो। ऐसे दृश्यों को मंच से नहीं दिखाना है। तो उनके लिए क्या शब्द दिया नाट्य शास्त्रकार? अनुचित। 10 रूपकार भी वही कहते हैं, अनुचित। तो 2 बातें हो गई, एक तो जो निरस हो और दूसरा क्या हो? अनुचित हो, उनको मंच पर नहीं दिखाना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? संसूच्य, संसूच्य कर देना चाहिए, अर्थात सूचना मात्र दे देने की आवश्यकता है। और तीसरी बात क्या कहते हैं? वस्तु विस्तरः, जो बिना किसी कारण के कथा को विस्तृत करने लगे, बढ़ाने लगे, बड़ी कर दे। देखिए, कथा को संक्षिप्त रखने की आवश्यकता है और संक्षिप्तता के साथ साथ सरसता आवश्यक है। तो यहाँ 3 बातें बता दी गई। कौन कौन सी बातें? निरस, अनुचित और वस्तु का विस्तार करने वाला, कथा का विस्तार करने वाला जो है, ऐसे दृश्यों को स्टेज पर नहीं दिखाना चाहिए। पात्रों के माध्यम से, पर्दे के पीछे से या पर्दा के आगे मंच पर आकर केवल सूचना मात्र देने की जरूरत है। ऐसी कथा को संसूच्य। अब आइए दृश्य, दृश्य श्रव्य कौन सा है? तो कहा जो मधुरोदात रस भाव निरंतरः। इसमें क्या है? जो मधुर है, जो कथा आनंद देने वाली है, उदात्त है, जिसमें लोक मर्यादा का पालन हो रहा है, शास्त्र के नियमों का पालन हो रहा है, ऐसी कथा उदात्त कहलाती है। जिसमें रस है, जिसमें भाव भरा हुआ है, यहाँ निरंतर का मतलब भरा हुआ, ऐसी कथा को तो स्टेज पर जरूर दिखाना चाहिए, मंच पर। लेकिन जो नीरस है, जो अनुचित है और जो कथा वस्तु को बेवजह बिना किसी कारण का विस्तार देने वाला है, उनको मंच पर नहीं दिखाना है, उनको संसूचित मात्र कर देना चाहिए। इस तरह कथा वस्तु 2 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? संसूच्य और दृश्य और श्राव्य। ये भी क्लियर हो गया, किनको दृश्य बनाना है, किनको संसूच्य बनाना है। तो कुछ टेक्निक्स डेवलप हुए नाट्य शास्त्र में। ऐसी कथाओं को जो नीरस हैं,
लेकिन बताना जरूरी है। यदि हम नाटक का मंचन करते समय नीरस कथा वस्तु को मंचन तो नहीं करना है, लेकिन नहीं बताएं दर्शकों को, तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए उसकी सूचना देना भी आवश्यक है कि दर्शक कथा का जो दो पार्ट हो गया, बीच में एक नीरस कथा आ गई, उससे पहले सरस कथा है, उसके बाद सरस कथा है, तो नीरस को आपने नहीं बताया तो डिस्कनेक्ट हो गया दोनों। तो कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए आवश्यक है कि उसकी सूचना हम पात्रों को सूचना हम दर्शकों को दें। तो उस सूचना को देने के लिए हमें क्या करना होगा? संसूच्य कथा वस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा। संसूच्य कथा वस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा। संसूच्य के लिए कहा ऐसे अर्थों का उपक्षेप कर दो। उपक्षेप का मतलब क्या हुआ? फेंकना, बता देना मात्र। कैसे होगा? इनके लिए अर्थोपक्षेपक, अर्थ का उपक्षेप करना, फेंकना शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द क्या हुआ? अर्थोपक्षेपक। अर्थोपक्षेपक कहलाता है। और वे कितने हैं? उनकी संख्या 5 बताई गई है। वो कौन कौन से हैं? विष्कंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक। इसी को कहा, अगली कारिका में देखिए, कारिका 56 में, अर्थोपक्षेपकैः सूच्यं पंचभिः प्रतिपादयेत् विष्कंभ चूलिकांकस्याङ्कवतार प्रवेशकैः। अर्थोपक्षेपकैः सूच्यं पंचभिः प्रतिपादयेत्। कारिका 58 देखना है बच्चों। प्रथम प्रकाश, विष्कंभक चूलिकांकास्याङ्कावतार प्रवेशकैः। अर्थोपक्षेपकम, अर्थोपक्षेपकों के द्वारा सूच्यम, सूच करना चाहिए, बताना चाहिए। और वे हैं कितने? पंचभी, 5 प्रकार के। 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपकों के द्वारा प्रतिपादित सूच्य कथा को बताना चाहिए। वे कौन कौन से हैं? विष्कंभक 1 नंबर पे, 2 नंबर पे चूलिका, 3 नंबर पे अंकास्य, 4 नंबर पे अंकावतार और 5 नंबर पे प्रवेशक। इस प्रकार ये 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक हैं, नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं, और बाद के आचार्यों ने वहीं से इस परंपरा को लिया, अर्थोपक्षेपक। तो इन 5 के माध्यम से कहीं पर प्रवेशक का प्रयोग करना चाहिए, कहीं चूलिका का, कहीं पर अंकास्य का, कहीं अंकावतार का, कहीं विष्कंभक का सहयोग लेकर के कथा वस्तु को संसूच्य, जो बताने वाली कथा वस्तु नहीं है, जो नीरस है, अनुचित है और बिना किसी कारण का कथा वस्तु को लंबा करने वाली है, उसको हमें सूचित करना चाहिए इन 5 अर्थोपक्षेपकों के माध्यम से। तो मेरे विचार से आज का लेक्चर हम यही संपूर्ण करते हैं, क्योंकि आगे प्रकरण उठाने पर अधिक समय लगेगा और ठीक नहीं रहेगा।